Hello students, today we are going to understand the third chapter in Hindi. The name is क्या निराश हुआ जाए. At first you should know that it is the निबंध. Okay, निबंध जिसको हम कहते हैं, it is the essay. हमने स्टोरियाँ पढ़ी, फिर नोवेल के कुछ हिस्से पढ़े, लेकिन ये जो यूनिट है वो निबंध का एक हिस्सा है. ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एन एसे. किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो इसके राइटर है. अब उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है वो हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं. उनका जन्म 1907 में और उनका निधन यानी कि उनकी मृत्यु 1979. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया, ये गांव का नाम है, उत्तर प्रदेश जिले के बलिया जिले के दुबे का छापरा नामक गांव में हुआ था. मीन्स बलिया जिला है जो यूपी का है और दुबे का छापरा नाम का एक गांव है, उसमें उनका जन्म हुआ था. पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की. ठीक है, सरनेम से पता चलता है वो द्विवेदी है, इसलिए उनकी जो परिवार की जो परंपरा थी संस्कृत अध्ययन की वो उन्होंने शुरू की और हिंदू काशी विश्वविद्यालय में उन्होंने ज्योतिष आचार्य की परीक्षा भी पास की. गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 सेशन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे. ठीक है, 10 साल उन्होंने वहाँ पर भी वन टाइप ऑफ जॉब की. तत्पश्चात यानी कि उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया. ठीक है, प्रोफेसर भी रहे और जो मेन चेयरपर्सन होते वो भी बने. कहाँ पर? तो ये जो नेम दिए है, काशी की हिंदू विश्वविद्यालय में जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की थी वहाँ पर भी उन्होंने पढ़ाया एज ए प्रोफेसर. ठीक है, और वाराणसी में, फिर पंजाब विश्वविद्यालय में और चंडीगढ़ में भी वो हिंदी भाषा के यानी कि हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर बनकर रहे और चेयरपर्सन भी बने. भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया, आपको पता है. ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड ऑफ अवर इंडिया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, उसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा. सेकंड पैराग्राफ, हिंदी साहित्य जगत में यानी कि हिंदी का जो पूरा लिटरेचर है उसमें द्विवेदी जी एक निबंधकार भी है. देखो कितनी मल्टीपल पर्सनालिटी है उनकी. निबंधकार भी है, उपन्यासकार यानी कि नॉवेलिस्ट है, समालोचक मीन्स क्रिटिक भी है, शोधकर्ता इतिहासकार यानी कि जो रिसर्च करते हैं, ठीक है, वो भी है और उसके रूप में प्रचलित है. अशोक के फूल, विचार प्रवाह, फुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, ये सब उनके कलेक्शन ऑफ एसेज है. और बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा, ये सारे उपन्यास यानी कि नॉवल हैं. कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास यानी कि ये सब हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सब उनके आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ हैं. ठीक है, उनके क्रिटिसाइज किए हुए वर्क है और साथ में उनके हिस्टोरिकल रिसर्च वाले वर्क भी हैं. तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च भी उन्होंने किया था, पहले ही आया कि वो शोधकर्ता इतिहासकार भी थे. जो लास्ट पैराग्राफ है वो हमारे इस निबंध के बारे में, ये हमारे यूनिट के बारे में दिया गया है. प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है. ठीक है, हम सब जगह पे आज अनाचार देख रहे हैं, अत्याचार देख रहे हैं, मतलब कि अन्याय भी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राइटर का मानना है, लेखक का मानना है कि सिर्फ बाहरी स्तर पर है, यानी कि सिर्फ दिखाने से. ऐसा नहीं है कि मनुष्य के हृदय में से मानवता कम हो गई, ऐसा नहीं है. वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है, यानी कि हमेशा के लिए है. ठीक है, श्रद्धा है, किसके प्रति है? मानवीय मूल्य. ये वर्ड को खास समझना जरूरी है. मानवीय मूल्यों का मीनिंग क्या होगा? जो हमारी संस्कृति ने हमें मानवीय गुण प्रदान किए हैं. ठीक है, जो सद्गुण प्रदान किए हैं, जो मूल्य प्रदान किए हैं, जो हमारे आदर्श है, मानवता, दया भावना, वो सब सद्भावनाएं जो है, ठीक है, वो सारी सद्भावना हमारे लिए मानवीय मूल्य है. तो ऐसा नहीं है कि लोगों के हृदय में से मानवीय मूल्य खत्म हो गए, ऐसा नहीं है. बट बाहरी परिस्थिति कुछ ऐसी दिख रही है कि सब जगह पे हमें अनाचार ही दिखाई देता है. ठीक है, अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, परंतु अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए. ठीक है, हमें निराश नहीं हो जाना है कि समाज में जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, वो बढ़ता ही जा रहा है,
उसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा, उसमें कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे सब हमें पेसिमिस्टिक नहीं बनना है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है और हमें अपने जीवन में अपने मूल्यों के प्रति आस्थावान, श्रद्धावान बन के रहना है। स्टार्ट करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। देखो फर्स्ट पर्सन में ही यहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट हुआ, तो हमें समझ जाना है कि ये निबंध जो है वो जो राइटर ने लिखा है यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये उन्होंने अपने नाम से ही यानी अपने हिसाब से ही, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टार्ट किया है। इसलिए उन्होंने पहले ही कहा है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। कौन कह रहे? तो लेखक कह रहे। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के ये सब रॉबरी और जो थेविंग जॉब है वो सब की बात की गई कि ऐसे सब समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में आए दिन हर रोज़ हम कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ते ही रहते हैं। और भ्रष्टाचार भी खास के, तो उनके समाचार भरे रहते हैं। किसमें? समाचार पत्र में। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का मीनिंग आप देखना, न्यूज़ चैनल हो या न्यूज़पेपर हो, सब में समाज में कुछ भी अगर बन रहा है तो उस पॉइंट को एक बड़ा स्वरूप दिया जाता है। फिर उसमें दो पार्टियां बन जाती है, दोनों पार्टियां, दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते, प्रत्यारोप करते रहते। ठीक है, एक आरोप लगाता है तो सामने दूसरा जो आरोप लगाता है, सामने आरोप लगता है, उसको कहते हैं प्रत्यारोप। तो आरोप प्रत्यारोप का वातावरण ऐसा बन गया कि कुछ छोटी सी गलती किसी से हो जाए तो उसको बड़ा स्वरूप दे के समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल्स में भी दिखाया जाता है। ठीक है, और ऐसा लगता है, लेखक कहते हैं कि कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया जैसा। ठीक है, क्योंकि अगर ईमानदार होता तो दूसरे में दोष नहीं देखता, और दोष नहीं देखता तो आरोप प्रत्यारोप का कोई सवाल ही नहीं होता। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह की दृष्टि से क्यों? क्योंकि हर एक इंसान जो है वो किसी को अगर संदेह की दृष्टि से देखता है, उसका मतलब कि वो दूसरों के दोष देखना है, उसको दूसरों के दोष दिखाई दे रहे, खुद के दोष नहीं, खुद के गुण और दूसरों के दोष दिखाई रहे, इसलिए वो दूसरों पे संदेह कर रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। अगर कोई अपनी मेहनत से कोई सफलता का शिखर सर करके ऊंचाई पे पहुंच जाए, कोई ऊंची पोस्ट पे है, पद मीन्स पोस्ट, कोई ऊंची पोस्ट पे है, तो दूसरे लोग जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए वो क्या करेंगे? तो उस व्यक्ति में जितने दोष निकाल सके, जितने अधिक दोष निकाल सके, उतने दोष सबके सामने प्रकट करेगा और उसको हमेशा नीचा दिखाने की ट्राई करेंगे। समाज में आजकल सब हमें यही देखने को मिलता है, यही सुनने को मिलता है, ऐसा यहाँ पर लेखक कह रहे। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। ठीक, वो आदमी की बात अगर हम समझें तो ऐसे देखने से स्पष्ट हो रहा है कि ये तो है कि कोई कर्म ही नहीं करेगा, कोई काम ही नहीं करेगा, तो उस काम के लिए दोष निकालने का सवाल ही नहीं रहेगा। बट ऐसा तो हम नहीं कर सकते। अगर हमें जीवन मिला है तो हमें पग पग पर कर्म तो करने ही पड़ेंगे, दूसरों के लिए नहीं, अपने के लिए भी तो करने पड़ेंगे कर्म। इसलिए यहाँ पर जो इस व्यक्ति की बात है उसमें सत्य तो है, लेकिन वो बात को हम कि कुछ नहीं करें ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ करने से लोग जो है वो उसमें गुण या दोष तो निकालेंगे ही। तो उन दोषों को देखते हुए, ऐसे लोगों को देखते हुए हम अपना कर्म करना बंद नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पर इस व्यक्ति का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, इस व्यक्ति का विचार था कि जो कुछ नहीं करता है वो सुखी रहेगा, क्योंकि कुछ करेगा ही नहीं तो उसके दोष भी कोई निकालेगा नहीं। ऐसा भी नहीं, देखो जो कुछ नहीं करेगा लोग उनके भी दोष निकालेंगे कि ये तो कुछ नहीं करता है, सिर्फ बैठता है, कुछ मेहनत की कमाई नहीं, ऐसा भी तो कह सकते हैं कि उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा दिखाया जाने लगेगा। किसकी बात की है? तो वो व्यक्ति कह रहा है कि जो कुछ भी करता है, अगर कोई कुछ नया काम करता है तब वो व्यक्ति कितना भी गुणी क्यों ना हो, लोग क्या करेंगे, दूसरे लोग उसके सारे गुण है वो भूल जाएंगे कि इसके अंदर इतने अच्छे गुण थे और है, लेकिन उसके दोष जो नहीं भी होंगे वो उनको दिखाई देंगे और उसको बढ़ा चढ़ा कर, दोषों को बड़ा कर करके दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते? ऑब्वियसली। ठीक है, हमने मनुष्य जन्म लिया है तो जन्मजात हमारे अंदर बहुत सारे दोष होते हैं, तो हमें अपने दोष देखने चाहिए। दूसरों के दोष हमें इतने आसानी से दिखते लेकिन अपने दोष दिखते नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि दोष किस में नहीं होते? सब में होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। ठीक है,
हम अपने गुण तो सबके सामने रखने में समर्थ ही होते हैं हमेशा, लेकिन अपने दोष नहीं देखते, और हम अपने दोष नहीं देख पाते, ऐसी हमारी दृष्टि, इसी वजह से हमें दूसरों के दोष अधिक दिखाई देते हैं, और दूसरे लोग हमें या तो कम गुणी या तो कभी बिल्कुल ही गुणी नहीं दिखाई देते। गुणी मीन्स अच्छे गुण वाले, ठीक है, सद्गुणी। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। चिंता का विषय है, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर हम सब में दोष ही देखेंगे तो अपने आसपास के जो सारा हमारा परिवार है, हमारा समाज है, उन सब के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, ये बात सही है। अगर हम उनमें ही दोष देखेंगे, ठीक है, तो हम अपना जीवन कैसे व्यतीत कर पाएंगे? और हम में अगर हम दोष नहीं देख पाएंगे तो उसके कारण हमारे अंदर बहुत सारे दुर्गुण आ जाएंगे, अभिमान आ जाएगा, घमंड आ जाएगा ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, तो खुद को ही हम सर्वनाश की ओर धकेल देंगे। इसलिए जब तक हम दूसरे में दोष देखते रहेंगे तब तक हमें किसी के गुण नहीं दिखाई देंगे, और किसी के गुण नहीं दिखाई देंगे तो हम वो लोगों के अंदर मूल्य जो है, मानवता का मूल्य, उसको भी नहीं देख पाएंगे, और अपने अंदर जो मानवता भरी हुई है उसको भी हम जगह नहीं पाएंगे। इसीलिए लेखक कह रहे कि ये चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहवर में डूब गया। ठीक है, यहाँ पर लेखक जो है वो यहाँ पर जनमानस को, यानी कि मनुष्य जाति को पूछ रहे हैं कि क्या यही भारत है, यही भारत के लोग हैं जिसका लोकमान्य तिलक और गांधी जी ने सपना देखा था। ठीक है, कि पूरा भारतवर्ष जो है वो एक हो, और संस्कृति हमारी कितनी महान थी। मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो हमारी महान संस्कृति थी, ठीक है, हमारी महान संस्कृति और सभ्यता जो हमें वारिस में मिली है, क्या वो सब भारतवर्ष के लोग जो है वो भूल गए, अतीत के गहवर में डूब गया? मतलब क्या वो पहले था? अतीत मीन्स यहाँ पर पास्ट, तो क्या वो सब पास्ट में ही रह गया? मतलब वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपनी संस्कृति सभ्यता को क्या भूल बैठे हैं? okay? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? ये सब की मिलन भूमि मीन्स हमारा भारतवर्ष, हमारी भारत भूमि, जिसको क्या कहा गया है? महामानव समुद्र, क्योंकि ये सभी मानव जो है उसकी मिलन भूमि है। जैसे सभी नदियाँ एक समंदर में मिलती है, वैसे ये सभी जाति के जो लोग हैं वो बिना भेदभाव के हमारे भारतवर्ष में जो मिले थे या मिलते हैं, उसकी मिलन भूमि है, उसको महामानव समुद्र कहा गया। तो क्या सूख गया? ठीक है, मतलब मानवता, संस्कृति, सभ्यता, वो सब क्या लोगों के दिल में से चला गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। कौन कह रहे? लेखक कह रहे कि मेरा मन कहता है ऐसा हो सकता नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी महान है, और वो संस्कृति के जो मूल है हमारे हृदय में इतने गहरे बैठे हुए कि वो इतनी आसानी से सूख नहीं सकते हैं। हमारे महान मनुष्यों के, मतलब महान पुरुषों के सपनों का भारत है और रहेगा। ओके, आगे यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले, यानी कि अपना जीवन चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ये हकीकत है। आज के ज़माने में हम देखें तो ये हकीकत सही है कि ऐसा ही माहौल, ऐसा ही वातावरण बन गया है कि जो लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, ईमानदार बन के जो कमा रहे हैं और जितना मिले उससे संतुष्ट होके निरीह और भोले भाले लोग, निरीह मीन्स निराधार, ठीक है, कि जिनका कोई आगे पीछे का आधार नहीं मतलब कि जो रोज़ की कमाई रोज़ खाते हैं, वो भी मेहनत करके लाते हैं, ऐसे जो भोले भाले श्रमजीवी है, मेहनती लोग जो है वो आज पीस रहे हैं। किस चक्कर में पीस रहे हैं? तो वो जो दूसरों के दोष देखने वाले लोग हैं, या फिर जो बिना मेहनत के, बिना ईमानदारी का कमाने वाले जो लोग हैं, ऐसे जीवन व्यतीत करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनकी बातों में और उनका जो दबाव है, उनके नीचे ये लोग भी पीस रहे, क्योंकि ये लोगों की ईमानदारी शायद उनसे नहीं देखी जाती है, वो ईमानदारी को समझते ही नहीं है। वैसे भी आपने सुना है कि सब क्या कहते हैं कि आजकल भलाई का तो ज़माना ही नहीं है, सच्चे लोगों का ज़माना ही नहीं रहा। ठीक है, ऐसा मन बना कर बैठ गए, हमने मन में सोच लिया है, पर ये हकीकत नहीं हो सकता है। ऐसे जो लोग हैं जीविका चलाने वाले, जो ईमानदारी से मेहनत करके अपना जीवन चला रहे, ऐसे लोग जो है वो आज पीस रहे हैं, आज दुखी हो रहे। और जो झूठ और फरेब का मीन्स क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं हम, ठीक है, कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, झूठे लोग हैं, ऐसा जो रोज़गार करते हैं भ्रष्टाचार से,
ऐसे जो कमाई कमाते हैं, ऐसे लोग जो आज फल फूल रहे, यानी कि आज उनकी बोलबाला है, आज उनकी वाहवा हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो जिस रास्ते से चल रहे हैं वो कौन सा रास्ता है वो नहीं देख रहे हैं। सिर्फ उनको क्या दिख रहा है कि उनके पास इतना धन आएगा, ठीक है, कौन से रास्ते से चल के वो धन ले सकते वो देखते हैं, लेकिन रास्ता कौन सा है वो नहीं देखते हैं। इसीलिए वो लोग ईमानदारी को भी नहीं समझते हैं, और ईमानदार लोग हैं उनको भी वो नहीं समझते, और क्या करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, मतलब उनको अनदेखा करते हैं, उनको दुख देते हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। यस, ये सेंटेंस खास समझने वाला है कि आज अगर कोई ईमानदारी दिखाता है, समझो कि किसी को कुछ मिला है रास्ते में से, उसको लौटाने के लिए जब मेहनत करेगा, प्रयत्न करेगा, तब जो दूसरे उसके आसपास के लोग हैं वो क्या कहेंगे कि ये तो मूर्ख है, भगवान ने सामने से उसको ये दिया है, फिर भी वो समझ नहीं रहा है, फिर भी वो ले नहीं रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं समझेंगे कि जो व्यक्ति जिसकी जो चीज़ है वो लौटाने की ट्राई कर रहा है वो उसकी ईमानदारी है। लोगों को ईमानदारी नहीं दिखेगी, लेकिन क्या होगा, अगर कोई ईमानदार बन रहा है तो वो उसको मूर्ख लगेगा। इसलिए बोला है कि ईमानदारी को तो मूर्खता का पर्याय यानी कि सिनोनिम समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से ही पड़ी है, ठीक है, मतलब कि अगर कोई सच्चा इंसान है, सच्चाई के रास्ते पे चलता है, तो लोग क्या कहेंगे कि नहीं, ये तो कठिनाई का सामना नहीं कर सकता, इसको ये संघर्ष नहीं कर सकता, ये तो भीरू है, मीन्स कायर है, इसमें हिम्मत नहीं है, ठीक है। अगर कोई सच्चाई के रास्ते पे चलेगा, झूठ के रास्ते को छोड़ देगा, ठीक है, बद इरादे के रास्ते को छोड़ देगा, ईमानदारी के रास्ते को अपनाएगा, तब लोग यही कहते हैं कि ये तो कायर है, इसको डर लगता है, ये ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए ये सच्चाई को पकड़ के बैठा है, ठीक है। और बेबस लोग जो होते हैं, यानी कि मजबूर लोग जो होते हैं, ऐसा कहते हैं कि जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, आजकल जो ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहते हैं, वो लोग जैसे कि मजबूर लोगों के समान माने जाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि आजकल तो भलाई करने का, ईमानदारी से ये सब करने का ज़माना नहीं है, आज तो जैसे को तैसा होना चाहिए। लोग ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे के साथ तैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं समझ रहे कि हमें अपने हृदय के मूल्य है, हमारे हृदय के अंदर जो भावना है, उसको समझ के उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोगों को आज भीरू और बेबस माना जाता है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, ठीक है। देखो, ख़त्म नहीं हुई है बट हिलने ज़रूर लगी है, क्योंकि जो लोग ईमानदार और सच्चे हैं वो लोग ऐसी परिस्थितियों का सामना करके, ऐसे समाज के जो लोग हैं कि जो झूठे रास्ते पे चलते हैं, भ्रष्टाचार के रास्ते पे चलते, ऐसे लोगों के साथ रह के, ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करके, सच्चे और ईमानदार लोगों के हृदय में भी जो महान मूल्यों की आस्था, हमारे सद्गुणों की, मानवता कि लोगों में मानवता है, ऐसी जो श्रद्धा है, जो आस्था है, वो हिलने लगी है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान हो, अगर अपना जीवन चलाना है तो कब तक वो संघर्ष करता रहेगा, ठीक है। अगर उसको ऐसा लगा कि मतलब कि वो कोई ऐसे जो ईमानदार नहीं है, जो झूठे लोग हैं, उनकी बात में अगर आ गया तो वो भी अपनी सच्चाई को खो बैठेगा, ईमानदारी को खो बैठेगा, क्योंकि उसकी आस्था, जो उसकी श्रद्धा, वो ही हिलने लगेगी। इसलिए जब तक हमारे हृदय में आस्था है, हमारे जो महान मूल्य जो हमारी संस्कृति ने दिए हैं हमें, उसके प्रति अगर हमारे अंदर श्रद्धा होगी कि नहीं, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि लोगों के अंदर जो मानवता छिपी हुई है, ख़त्म नहीं हो गई, मर नहीं गई है, बट जो छिपी हुई है वो ज़रूर बाहर आएगी। अगर ऐसी श्रद्धा नहीं रहेगी तब हम भी क्या करेंगे, हमारे अंदर वो मूल्य है वो भी खो जाएंगे, और हम भी वो झूठे और बेईमान लोगों की तरह उनके रास्ते पे चलने लगेंगे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सेंटेंस थोड़ा टफ है बट अच्छे से समझ लेना है। मनुष्य निर्मित मीन्स मनुष्य ने बनाई हुई जो नीतियाँ हैं। आजकल आप देखो पग पग पर मनुष्य क्या कर रहा है, तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति, उसने जो मूल्य दिए, जो आदर्श दिए है, जो नीतियाँ दी है, उसको फॉलो करने में उनको कठिनाई महसूस हो रही है। इसलिए क्या कर रहे हैं, अपनी हिसाब से, अपने जीवन के हिसाब से नए नए नियम जो है वो बना रहा है। और फिर क्या कह रहा है कि परिवर्तन जो है वो तो संसार का नियम है, ऐसा कहते जा रहे हैं। ये बात सही है कि परिवर्तन संसार का नियम है, बट वो हकारात्मक हो तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा ना। लेकिन मनुष्य तो पग पग पर अपनी नीतियाँ, अपने नियम जो है वो बदल रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि वो नीति नियम उसके लिए, क्या सिर्फ उसके लिए नहीं लेकिन पूरे समाज के लिए, दूसरे लोगों के लिए भी सही है, या सिर्फ अपनी जो ज़रूरत है वो पूरी करने के लिए हमने बनाए, ये नहीं देखते। इसलिए ऐसी नीतियों में त्रुटियाँ रह गई है। त्रुटियाँ रह गई मतलब खामियाँ रह गई है। और इन्हीं की वजह से क्या होता है
सच्चाई और ईमानदारी सब जो मूल्य है हमारे महान, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर रह गए, लेकिन हमारे आदर्श में, हमारे व्यवहार में नहीं हम ला पाते हैं। ठीक है, तो ये सब इसलिए हो रहा है, लोगों की श्रद्धा आस्था इसलिए हिल रही है क्योंकि ये किसका कारण है, तो जो मनुष्य ने सारे जो नए नए नीति नियम बनाए हैं, ठीक है, सिर्फ स्वार्थी बन के, स्वार्थ से जो नीति नियम बनाए वो सब में खामियां रह गई। इसलिए लोग क्या करते हैं, अगर वो नियम सही नहीं चला तो उसको तुरंत बदल देते हैं। जबकि आप देखो हमारी संस्कृति ने जो भी हमें नीतियाँ दी है वो कैसी है, वो लॉन्ग लास्टिंग है, यानी कि लंबे समय तक चलने वाली है। ठीक है, क्योंकि उसमें सभी जीवों को देख के वो नीतियाँ बनी है, सभी जीवों को ध्यान में रखते, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सभी जीव, हमारी जो पूरी सृष्टि है उसको ध्यान में रखते हुए सारी नीतियाँ बनी हुई है। इसलिए वो नीतियाँ जो है वो किसी को भी गलत रास्ते पे ले जाने वाली है, किसी को भी दुखदायी नहीं हो सकती। लेकिन मनुष्य जो अपनी सोच से नीतियाँ बनाता है उसमें ज़रूर खामियां हो सकती है, और इसी की वजह से क्या होता है, अगर कोई नियम है वो मनुष्य से नहीं संभाला गया, नीति नहीं संभाली गई, तब उसमें खामी देख के वो उसको बदल देगा, और इसीलिए उसमें आस्था ही नहीं रहती है। तो फिर सच्चाई और ईमानदारी के जो महान हमारे मानव मूल्य है उसके ओर आस्था कहाँ से रहेगी। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाते हैं। विधि निषेध मतलब, विधि मीन्स पॉजिटिव जो नीतियाँ है वो, और निषेध मीन्स नेगेटिव नीतियाँ, यानी कि मना करने वाली, और विधि मीन्स स्वीकार करने वाली नीतियाँ। तो क्या करते हैं, मनुष्य की बुद्धि जैसे ही नई परिस्थिति आई तो उसका सामना करने के लिए नए नियम, ऐसा नहीं करेगी कि जो नियम हमें वारिस में मिले, जो नियम हमें हमारी संस्कृति ने दिए उसी को हमें फॉलो करके इस परिस्थिति का सामना करना, ऐसा नहीं सोचते। लेकिन नई परिस्थिति आती है तो वो नए नए सामाजिक नियम बनाते हैं। अगर वो नियम नहीं ज़्यादा लंबा चले तो उसको बदल के फिर से नए नियम लाते हैं, और ये नियमों के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन मानव के मूल्यों को समझ पाते नहीं हैं। उनके ठीक साबित न होने पर क्या करते हैं, वो उन्हें बदल देते हैं। मनुष्य की बुद्धि नियमों को बदलती रहती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। ऑब्वियसली ये बात सोचने वाली है, देखो कि नीति नियम बनाए, कानून बनाए, वो सबके लिए बनाते हैं लोग, लेकिन सबके लिए वो सुखकर नहीं हो सकते, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अगर हमने कोई नीति बनाई, कोई नियम बनाया, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई हो सकती है, दूसरों की भलाई नहीं हो सकती, तो वो नियम जो है वो समाज के लिए हानिकारक साबित होगा, क्योंकि हमने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बनाया। तो वो भी तो देखना है कि नियम जो है सबके लिए, वो क्या सबके लिए सुखकर हो सकते हैं या सिर्फ हमारे लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं, और इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। ठीक है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। ये सेंटेंस थोड़ा टफ है, बट समझने में ध्यान रखना है कि जब हमारे कोई सामाजिक कायदे कानून जो नए हमने बनाए, वो कभी कभी क्या होता है, जो युग युग से बने हुई जो नीतियाँ है, परीक्षित आदर्श जो है, हमारी जो संस्कृति ने आदर्श बनाए, उनसे हमारे नए कायदे कानून जो है कभी कभी आपस में टकरा जाता है। इससे क्या होता है, इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, यानी कि इससे क्या होता है, आदर्श जो थे हमारे पहले वो तो एकदम मजबूत है, वो तो कायम है, इसलिए वो टिकेंगे, और हमारे जो सामाजिक कायदे कानून है वो जैसे ही आदर्शों से टकराएंगे तो वहाँ पर हम मार खा जाएंगे। मार खा जाएंगे मीन्स वहाँ पर हम जो है अपनी बुद्धि चला पाएंगे नहीं। इसलिए सामाजिक कायदे कानून जो है वो जब भी पहले के हमारी संस्कृति के जो युगों युगों से चला रहे वो आदर्शों के सामने आएंगे, तब ऐसे जो सामाजिक कायदे हैं जो क्षण भंगुर है वो क्षण में ही क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, या तो इससे इधर उधर हो जाएंगे। ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है, लेखक कह रहे, और आगे भी होता रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सामाजिक कायदे कानून हम बना रहे हैं वो हम सबको ध्यान में रख के नहीं बना रहे, इसीलिए। जबकि आदर्श ऐसे है कि जो सबके लिए समान है, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। मतलब ऐसा तो होता रहेगा, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, लेकिन इससे हमें निराश नहीं होना है। ठीक है, ये नहीं समझ लेना है कि कोई नीति नियम जो है वो चलेंगे ही नहीं, कि हम मनुष्य के हृदय में जो महान मूल्य पल रहे उसको जगा ही नहीं पाएंगे, ऐसा समझना नहीं है।